आनंद आर्ट साइट की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति है आषाढ़ का एक दिन। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं नाटक आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की पत्तिकाएं थी। और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो आई। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल पर है। तुमने पहले से ही निकाल कर रखी है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊं और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी। परंतु माँ, मुझे भीगने का कहीं भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाऊं। चारों ओर धुआरे में घिराए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, परंतु फिर भी मैं घाटी के पगडंडी पर नीचे नीचे उतर रही। एक बार तो मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया था। फिर बूंदे पड़ने लगी। वस्त्र सुखा लूं, फिर आकर तुम्हें बता दूंगी। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्तुओं ने पिया है। शीत की चुभन के बाद उष्णता का ये स्पर्श। ये वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ? यही रहने दूं? जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाते एक मालाओं में खो जाता है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बदले मिलते चित्रों का इतना मूल्य होता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? देख रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूँ, मुझसे बात करो। दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं माँ, तुम पहले बताओ। और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। आप भी ना, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों की पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रही है। क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे हो या नहीं जाता है। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ जो मुझे नहीं बताओ। कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रही हो? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी आकृतियां मैंने यहाँ देखी थी।
ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं आज? अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? तुम जानती हो माँ मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरंतर प्रलाप करती हूँ? मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा बात मुझसे नहीं सहा जाता। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, परंतु फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं है। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वो संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? भावना में भावना का वर्णन। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है ना, इसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोगों से उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। माँ अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। हम जिएंगे हरिणी साहब, जिएंगे ना। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या, हम पीड़ा सह सकते हैं। अगर एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आसन पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर वेद का लेप होगा और फिर कल हम वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे ना। हाँ, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। संभवतः राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हाँ, हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। हाँ? मल्लिका, थोड़ा दूर हो तो किसी भाजन में ले। माँ ने तो बता के रखा है। अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी। रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचित्र लगा। सच, माँ आज बहुत खुश थी। हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो गई है ना। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना एक लांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सही स्नेह मिलेगा। सच,
की वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, तो इस तरह भीग कर ना आती। हमें अपवाद की बहुत चिंता रहती है कालिदास। मुझे दे दो और सभी बाहों में बैठ जाओ। हाँ? हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हर्ट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। हाँ? ऐसे ऐसे। दूध पिलाकर इसके मांस को और भी कोमल कर लेना चाहते हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं। कैसी आकस्मिक बात है। ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कहता। तो क्या मेरी इन ललाट की रेखाओं को देखकर कह रहे हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हरिण शावक जिसे आप बाहों में लिए हैं, ये मेरी बाण से आहत हुआ है, इसलिए ये मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी ना? इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि इसके लिए हम तुम्हें अपराधी ना मानें। ओह, तो अब राजपुरुषों के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति, ये जानकर आश्चर्य हो। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी इतना नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे दे दो। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वत्य भूमि के सजातीय हम इसके निवासी हैं। तुम ये सोच कर भी भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर किसी तर्क या आस्तरण पर विश्राम के लिए। इस घर के तर्क और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं। तुम देख रही हो माँ? हाँ, देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। इस घर के तर्क और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं। मल्लिका, इसे मुझे दे दो। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाकर देखता रहेगा? ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि या रुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। संभवतः। संभवतः। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारी शस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे। क्या कहा? कालिदास? तुम्हारा अर्थ है मैं जिनके साथ अभी हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वो कवि कालिदास हैं? हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्य का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। इसीलिए आज उज्जैनी के राज्य इधर आए हैं। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अनिष्टता का व्यवहार किया। मुझे अभी जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तुमने सुना माँ? राज्य में सम्मान देना चाहता है। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी। तुमने सुना नहीं क्या माँ? राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी। आशा करती हूँ अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं तो चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें दूध से नहला दूं माँ। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम
कितनी निष्ठुर हो माँ। तुमने सुना नहीं राजपुरुष क्या कह रहा था? फिर भी तुम दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मुंह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आश्रम बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। माँ आओ इधर बैठो। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं। मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। हाँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। नहीं ना माँ, उठो नहीं, इसी तरह बैठी हो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ। उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे आज तक उसके निकट के लोगों ने समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली। अब तो तुम विश्वास करती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है? मैं कह चुकी हूँ, मेरे कुछ भी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ? क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर किया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वो दोष देखती है। फिर तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? वो व्यक्ति आत्मसीमित है। संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। इसीलिए कि वो मातुल के गौए ना हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। मुझे मातुल से और उसकी गौओं से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। बैठ जाओ माँ। बैठ। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वो भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वो क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? माँ, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो। जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही। साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी। और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। उसका तुमसे केवल इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, जिसके आश्रय से वो खुद से प्रेम कर सकता है, खुद पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दो? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो, ये मेरी नहीं विलोम की भाषा है। माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही नहीं, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपनी स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती माँ। अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? हाँ, वो घर में ही हूँ। मैं आज पूरे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जी से कोई संबंध नहीं। हुआ क्या है आर्यमान?
अरे मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए ये इस तरह कुद्रोही बन जाए? परंतु उन्हें तो सुना है कि राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। कोई आचार्य आए हैं। यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, वो कल ही से अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु 2 रथ, रथवा और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के दौहित्र का एक पुत्र गुप्त राज्य की ओर से सबों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागिनी की बात कर रहे थे। उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वो वंशावतंस कहते हैं कि हमें ये सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूँ। राजकीय सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं समझता हूँ इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है उसे ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का कुछ मूल्य है आर्यमादी, क्या मूल्य है? तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि हृदय में ये सम्मान कहाँ चलता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातु, उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा, अवश्य जाएगा। क्या वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभी स्थिति करके उसे अपने साथ लेकर जाएंगे? अवश्य जाएगा। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनी लोक नीति में निष्णात है। अंबिका, अगर ये लोक नीति है तो फिर मैं कहता हूँ कि लोक नीति और मूर्ख नीति इन दोनों का एक ही अर्थ है। अरे जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, उसका मन बदल भी तो सकता है, और बदल गया तो बदल गया। अब तुम समझो कि सम्राट दुष्ट भी तो हो सकते हैं। एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। बोलो, हाँ? मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और वहाँ आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट करना हो तब तक तुम आचार्य के पास रहना? किंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। ये भी कहा था, किंतु वो भी तो कहा था। ये कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वो नहीं आया। किंतु मातुल। किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल। अगर मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय तुम मूर्ख हो। अच्छा बताओ, आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ ही सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश में कालिदास की कविता गुजरती है। कालिदास की कविता? ना जाने इतने बड़े आचार्य को इस कालिदास की कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। अरे इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान है नहीं, और तुम लोक नीति की बातें कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर चले आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने आपको बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, ये समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। तो उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए, सुनकर रुक गए और भी भाग गए। जैसा लगता है जैसे कि सांप देख लिया हो। मल्लिका जी, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। मैंने कहा कवि बने, आचार्य आपको अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। अरे राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। सुनकर रुके और रुककर जलते अंगारे किसी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राज्य की मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा कहा जैसे राज्य की मुद्राएं उन्हीं के बिना में भूली जा रही हूँ। और चल दिए। अब मेरे लिए तो धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं अनुनय करते हुए उनके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अभी से निक्षेप को आचार्य के पास रहने को कहकर आया था, और ये दूरहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला है। किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था। और उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि कभी कुल शिरोमणि जहाँ पर भी हैं उन्हें ढूंढ कर वापस लेकर आइए। ये मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? देखा है, किंतु आपने मातुल से तो नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसीलिए मैंने मातुल के पास जाना उनका उचित नहीं समझा। अब भाई मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वो बोलते ही जाते हैं, परिस्थितियों को समझना ही नहीं चाहते।
कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वो जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता है। विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। विचक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत, राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे अंबिका, मुझे विश्वास है उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं चाहते। मातुलिया किसी का भी आग्रह उनका हक नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि वो ये हट छोड़ दे। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। देखा, कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वो बहुत कुछ खो बैठे हैं। योग्यता एकजुटाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी, राज्य का विकास संदिग्ध नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज हैं, जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी उन्हें कुछ दिनों में भूल जाएंगे। नहीं, हमें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। हमें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। मल्लिका, माँ, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ। मुझे इस समय वहां अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप। क्षमा चाहता हूँ अंबिका। भावना, घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है अंबिका। या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। मिलो, तुम यहाँ क्यों आए? दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसा आश्चर्य का विषय नहीं है। चले जाओ मिलो। तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सहन नहीं। जानता हूं अंबिका, मल्लिका बहुत भली है। वो लोग जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानते। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकते दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। परंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष ये है कि मैं जो अनुभव करता हूं वो स्पष्ट कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूं कि उसके जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने कुछ सोचा तो होगा? मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। क्यों? क्या इतने वर्षों तक तुमने सारी पीड़ा इसी दिन के लिए सही? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर, आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका पर किसी अभाव का अनुभव ना हो। और आज जब उसके जीवन भर का भाव का प्रश्न उसके सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहते? तुम ये
सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विनोद। मैं अनुरोध करती हूँ कि इस समय तुम मुझे अकेले रहने दो। इस समय में अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका, और ये सब बातें मैं तुमसे नहीं उससे कहने के लिए आया। आशा करता हूँ कि वो अभी मल्लिका के साथ यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं तुम कहां, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है कालिदास। मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है, और उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। निसंदेह आज तुम अपने छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया। सुना मैंने भी। तुम्हें दुख हुआ? तो हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछड़ने का किसे दुख नहीं होगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओ। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही निकल जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। सुना है वहां जाकर आदमी बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय, तरह तरह की विलास भूमियां। अरे विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही। मैं जानता हूँ तुम मुझे इस समय यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं, परंतु मैं तो अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी ना, और ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात तो नहीं है। विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में बहुत प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छिपा। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संभव है तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता विलोम। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। अरे विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैंने बहुत ही सार्थक प्रश्न पूछा। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं? क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती। ठहरो अंबिका, आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। क्या उसे दृष्टि में रखते हुए यह उचित नहीं कि कालिदास ये स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है, या कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूं कि बात है, परंतु कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घरों में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की बात कहां तक संगत प्रतीत होती कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता?
मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम्हें बताओ, तुम्हें अपनी बात ये कहां तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया? चलो चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लें। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं? संभवतः प्रश्न ही कुछ ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? किसी साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि तुम क्षण भर के लिए स्वीकार कर लो कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो क्या उस स्थिति में ये उचित अरे नहीं कि विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात करें। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः ये अनुभव नहीं कर रहे कि यहाँ आप एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। मैं जानता हूं तुम मुझसे घृणा करती हो, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता और मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त। एक बात कालिदास से भी करना चाहता हूं। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक समझता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। ये मुझसे अधिक और कौन जान सकता है विलोम? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, सबके लिए भी क्षमा चाहते हैं। फिर उदास हो गए। देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान या राष्ट्र स्वीकार करने का ही नहीं है। उससे कहीं बड़ा प्रश्न एक मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूं ना। समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर को एक रिक्तता छालेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सुना प्रतीत होगा, परंतु फिर भी मैं अपने साथ चल रही हूँ। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सको। मेरी आंखें इसलिए गीली हैं क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित करने का अवसर कहाँ मिलेगा? हाँ, लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तो सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं। मैं अनुभव करता हूँ कि ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो। यह आकाश है, ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। मैं अपनी भूमि से जाकर उखड़ जाऊंगा,
ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से जो कुछ भी तुम ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। आज तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है कालिदास, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। ये भूमि सुखा भी तो सकती है। ऐसी कोई भूमि नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। हरी प्रतिभा इस कोमलता का स्पर्श अवश्य पाती है। फिर भी मन में कई कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं। देखो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की भूमि, यहाँ के हरित, यहाँ की वायु, इन सबको तुम साथ ले जाओगे। और मैं भी तो तुमसे दूर नहीं हूँ। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखरों पर चली जाया करूँ और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूँ। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी तो बहुत अंधेरा हो गया। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका अर्थ मैं तुमसे विदा लूं। विदा तो तुम्हें नहीं दूँ। जा रही हूँ, इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ। स्वस्थ नहीं हो मल्लिका। चल अंदर चलकर विश्राम कर। नहीं माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो ना माँ, चारों ओर कितने धुआरे मेघ गिर रहे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। रो नहीं मल्लिका। मैं रो नहीं रही हूँ माँ। मेरी आंखों से जो बरस रहा है ये दुख नहीं है माँ, ये सुख है माँ, सुख। कैसा है अम्बिका का स्वास्थ्य? वैसा ही ज्वर आता है। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। लगता तो नहीं। 2 वर्षों से निरंतर ऐसा ज्वर।
वास्तव में अपनी का बहुत चिंता करती है। औषध भी तो ठीक से नहीं खाता। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली होती जा रही। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिला। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती हो मल्लिका। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वो वहां रहकर इतने व्यस्त है। यहाँ केवल उन्होंने ऋतु संहार की रचना की थी। वहां उन्होंने कई नव्य काव्यों की रचना की। 2 वर्ष पहले जो उज्जैनी से व्यवसाय आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे डाल दी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति मुझे मिल नहीं पाई। यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की रचना भी की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या? मुझे कहते बहुत दुख होता है। उन व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़े होते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा मल्लिका। सुना ये भी तो था कि गुप्त वंश की राजदेवता से उनका विवाह हो गया है। तो इसमें बुरा क्या है? अब एक तरह से देखें तो कुछ बुरा नहीं, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इस आग्रह की रक्षा के लिए तुमने उनके प्रसंग में मेरी बात कही नहीं है। अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से, और वो असाधारण। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए। सुना है राजदूहिता बहुत विदुषी। हाँ सुना, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी। मैंने कहा ना, एक तरह से देखें तो कुछ बुरा नहीं, परंतु दूसरी तरह देखने पर मुझे बहुत ग्लानि होती है। और मुझे अपने से ग्लानि होती है कि ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी तो बन सकती है। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख है मल्लिका कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का ये रूप ना हुआ होता। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया? पहले माँ काम करती थी, अब वो अस्वस्थ है, अब मैं काम करती हूँ। बाहर से तो केवल इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर। माँ को औषधि अभी आई। माँ, ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? लगता है इसमें कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन? संभवतः राज्य के कर्मचारी। तो वैसी ही आकृतियां मैंने अभी देखी हैं, जैसी तब देखी थी जब आप पहले कालिदास को लेने आए। वैसी आकृति? जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? कहाँ हुआ? और जो हुआ तो अच्छा ही था ना। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। है? नहीं, परंतु नहीं कैसे? ऐसा उत्तेजन क्यों हो गया है मुझे? मैंने
मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है मल्लिका। क्या आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हुई? वो बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। मुझे विश्वास है मैं स्वयं कालिदास है। परंतु ये कैसे संभव? मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। वो घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें ना पहचान पाए, परंतु निक्षेप की आगे पहचानने में भूल नहीं कर सकती मल्लिका। मैं भी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। वो आए हैं और पर्वत शिखर की ओर चले गए। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए। सोचती थी कि जब तुम आओगे तो उसी तरह मैं घिरेगी। वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसी ही एक बार फिर वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी। चेनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से ना कह कहकर मैंने तुम्हारी ये रचनाएं मंगवाई। सोचती थी कुमार संभव और मेघदूत की पंक्तियां तुम्हें गा गा कर सुनाऊं। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठी और मैं ये अपनी भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी और तुमसे कहूंगी कि ये तुम्हारी नई रचना के लिए ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए। इन पर तुम जो भी लिखोगे तुम्हें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूं, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है और नहीं समझ पा रही कि तुम भी वही हो या मुझे विश्वास है मैं देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार करें। ये देव मातृगुप्त कौन है? ऋतु संहार कुमार संभव मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता का मित्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा काश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र यहाँ पधारना चाहते हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है और आप कह रहे हैं कि वो गुप्त राज्य की तरफ से काश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। देव मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। काश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही है। मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगे। इसे आपकी आज्ञा समझते हुए मैं इस कार्य को अभी अपने हाथों से संपन्न किए देता हूँ। आओ अनुनासिक। मैं समझता हूँ ये
आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेगी और आसन द्वार के निकट होगा। उस स्थिति में इसकी वर्तमान स्थिति में 7 अंगुल दक्षिण को होना चाहिए। मैं समझता हूँ इसे 5 अंगुल उत्तर की ओर होना चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं। तो विवादास्पद विषय होने की वजह से इसे इसके स्थान पर ही रहने देना चाहिए। अच्छी बात, इसे यहीं रहने देना चाहिए। और एक कुंभ, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा कुंभ उस कोने में होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ एक कुंभ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर? मैं तुमसे सहमत नहीं। मैं तुमसे सहमत। तो कुंभ को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, कुंभ को भी यही रहने दिया जाए। और ये वस्त्र, ये वस्त्र भी गीले हैं, इसलिए इसे नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण है सर। ये कौन सा प्रमाण है? ये तो यार, पर ये याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ, तो संदिग्ध विषय, अवश्य ही संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने से वस्त्र को भी यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। ये चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा कि आसपास की सभी वस्तुओं को हटाया जाए। उसके लिए बहुत समय चाहिए और समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य भी चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। पर मैं समझता हूँ कि भादरों का हाथ लगाना हमारे स्थिति के अनुकूल नहीं। मैं तुमसे सहमत हूँ। तो हम दोनों इस बात से सहमत है कि चूल्हे को यहाँ से ना हटाया जाए। मैं समझता हूँ हम दोनों इस बात से सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार में तो कुछ भी शेष नहीं। नहीं, ये विशेष है। क्या? ये चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। तो हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा। पर चौकी पहले देखी तुमने है। तो हटा दो। तुम हटा दो। रहने दो। रहने दो। अब? हाँ, अब चारों ओर एक दृष्टि डाल दे। अवश्य, चारों ओर एक दृष्टि और डाल दो। अधिकारी वर्ग, आपका कार्य पूरा हुआ। क्यों अनुशासन? हो गया ना? क्यों अनुनासिक? हाँ, हो गया है। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। हाँ, अवश्य, केवल एक दृष्टि डालना और शेष है। तो वो दृष्टि रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच गई हैं। देवी बाहर पहुंच गई है। तो चलो अनुशासन। चलो अनुनासिक। आइए देवी, आइए 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 देवी। अब मल्लिका उस पूरे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई है तुम्हारे बारे में ही पूछी जा रही है। देवी, यही है हमारी मल्लिका, इस पूरे प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन योजित किया है? आर्य बहादुर पास। आप अब जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक मेरी प्रतीक्षा करें। परंतु आपके लिए आसन? उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी देवी। अब आप असुविधा को असुविधा ना समझे, ये दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की तो यही विशेषता होती है। विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक मेरी प्रतीक्षा करेंगे। मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। देवी, मुझे थकाया है आपने? देवी, मैं तो अपने पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन तक घूमा हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि संसार में कोई कठिन कार्य है तो है पशुपालन का। अगर एक पशु भी मार्ग से भटक जाए ना देवी, तो देखिए, आज भी आपके पशु कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। एक बार जाकर जरा उन्हें देख लीजिए। अब मैं पशुओं को देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख नहीं देवी। मैंने तो अपने सारे के सारे पशु वर्षों पहले ही बेच दिए। और सच कहूँ देवी, तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने
हाँ देवी, क्योंकि ठीक है, मेरे लिए कोई आदेश हो तो पहला दे दीजिएगा। आप चलें, मैं लौटने तक मेरी प्रतीक्षा अनुचर कर लेंगे। ठीक है, चिंता करने के लिए मल्लिका है, अंबिका है। अब मल्लिका देवी के लिए आसन, नहीं नहीं, देवी तो खड़ी रहेंगी। मैं चलता हूँ। सचमुच बहुत सुंदर, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। और बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार तुम्हारी और इस घर की चर्चा की। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में आपका आतिथ्य करूँ। अगर आप आसन ग्रहण कर ले तो मैं आपके आतिथ्य की मत सोचूं। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं इन्हें विशेष आग्रह के साथ यहाँ लाई। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी, और उसके अतिरिक्त एक और कारण था। मैं चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण अपने साथ ले जा सकूं। इस प्रदेश का वातावरण, यहाँ से दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्यात सुंदरता है। यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात हुई कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। इन्हें अपने आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा वहां से एक एक दिन दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। यूं तो वहां का शासन इतना बड़ा उत्तरदायित्व है, परंतु हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि इस समय कश्मीर की स्थिति बहुत संकटपूर्ण है। प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तुम बैठ जाओ ना, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। यहाँ आकर तुमसे इतनी स्पर्धा होती, इस सौंदर्य का सहज उपभोग हमारे लिए बस एक सपना है। लगता है यहाँ रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। अपने मातृगुरु के नाम से जाने जाते उनकी रचनाएं यहाँ पर भी मिल सकती हैं। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायी से प्राप्त। मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन में उनकी संगिनी रही। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा ये मोह स्वाभाविक है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक होना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। अब वे अपने दूसरे चरण में आ पहुंचे। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण कहीं पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम लगता है इसमें। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रही। बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहता हूँ। वो इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। यहाँ की औषधियाँ उद्यान की क्रीड़ाशैल तथा आसपास में लगवा दी जाएंगी। यहाँ से के कुछ घरों का भी हम वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। हम यहाँ के कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। मैं देख रही हूँ घर कितनी जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। उज्जैनी से 2 कुशल तख्ती भी यहाँ आए। अगर तुम चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। क्यों? आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होगी। परंतु फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूं। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का यहाँ से बहुत संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें बाधा क्या है? कहीं यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो नहीं बंधी जिससे? मेरी माँ यहाँ रहती है।
ये कोई बाधा नहीं। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे साथी यहाँ का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरी संगिनी के रूप में रहना। क्षमा चाहती हूँ देवी, परंतु मैं अपने को ऐसे गौरव के अधिकारी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक के अधिकार नहीं समझती। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। तुमने उन्हें देखा है? जी देखा है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा था। वे दोनों कुशल स्थपति, वे दोनों कुशल योग्य अधिकारी हैं। तुम जिससे भी चाहो उसी से तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। देवी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझते, परंतु राज्य में ऐसे 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। तुम जिससे भी चाहो उसी से तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं होती कि तुम्हारा भी एक घर परिवार हो? नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है। माँ, इसके मन में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में उठ क्यों आई माँ? तुम स्वस्थ नहीं हो। चलो चल कर लेटी रहो। मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। मेरे लिए ये घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूँ। परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। ये घर सदा से स्थिति में नहीं है राजवधु। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती है। ये सब इसलिए कि देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। सब्जियों को आदेश दे जाऊंगी कि वो इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। ऐसा मत कीजिए। इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए ही कहा था, परंतु तुम्हें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। परंतु फिर भी चाहती थी कि इस प्रदेश के लिए कुछ न कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। तो इस समय भी अवकाश नहीं था, परंतु मैंने आना आवश्यक समझा। बाहर अनुचर मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग मुझसे जो कुछ सहायता बन पड़ेगी मैं अवश्य करूंगी। मैं सब्जियों को आदेश दे जाऊंगी कि यहाँ का परिसंस्कार हो जाए। इस समय और नहीं रुक सकती, इसलिए चल बैठ जाऊँ। एक दूध की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में न कहती थी इसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, इसके लिए कोई और उत्तरदायी कैसे है? परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वो उस किसी की इच्छा के बिना तो यहाँ नहीं आई। परंतु माँ,
माँ कुछ नहीं जानती, माँ कुछ नहीं समझती, माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ इस तरह शुद्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगडूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता? ये अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शूद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के दुख और अभाव का कितना बड़ा फलाय है कि राज्य के सभापति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। बैठ जाओ अंबिका, बैठ जाओ। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज बहुत व्यस्त। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्रियां जुटानी। वो आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं ना। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे हरे बिलों। ये और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा। तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दें। बैठ जाओ माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। ग्राम में आज चारों ओर उत्साह है। ये दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे। वो अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्रियां जुटाने में व्यस्त हैं, जिनमें कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सच नहीं है। सच नहीं है? विष्णुदत्त और इंद्रवर्मा को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है। आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है हरे बिलों। और क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों के साथ खेला करेंगी या उज्जैनी से आए कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? वैसे ये भी एक मनोरंजक विषय है कि राजधानी से आए सभी कलाकार यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वो अनुकृतियां बना के यहाँ से नहीं ले जाएंगे। उसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं? अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। वो यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं। तुम, मैं, ये घर, ये पर्वत, सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा करता हूं, जो यहाँ विचित्रीय नहीं उसमें भी विचित्रीय देख लेती। मैंने कलाकार को यहाँ की धूप में अपनी ही छाया की अनुकृति बनाते देखा है। यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया अवश्य और सी लगती होंगी। वो कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ मैं ही वो राक्षसी होती जिससे आज मैं इसे कहा है ना माँ, बात मत करो, विश्राम करो। हरे बिलों, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। हाँ, तुम अंबिका को अंदर ले जाओ। ये ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करे। मैं तो केवल सबकी सूचना देने आया था। वैसे आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वो लोग चले भी जाएंगे। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है कि अंबिका अभी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ कि वो एक बार आएगा अवश्य। उसे आना ही चाहिए। क्यों मल्लिका, तुम्हें क्या लगता है? उसे एक बार आना नहीं चाहिए? हरे बिलों, मैंने आपसे अनुरोध किया है कि माँ को इस समय विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ कि उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है।
तुम्हें मेरा यहाँ आना खर्रा है, मैं जानता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रुकना चाहूंगा। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूं। संभव है कि कुछ क्षणों के लिए वो यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। उससे मेरी पुरानी मित्रता जो है। अरे भैया, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप मुझसे मिलना चाहें तो यही एक स्थान शेष नहीं है। परंतु यही स्थान क्या हो रहा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। अरे विलोम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस समय आप यहाँ ठहरने का हट ना करें। मैं कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाएं। ये मेरा घर है। मैं नहीं चाहती कि आप इस समय मेरे घर में हो। माँ, इनसे कहो ना, ये यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो माँ, और मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अरे विलोम, आप चले जाएं यहाँ से। चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न, परंतु जान सकता हूँ क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्यों अम्बिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वो आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं। परंतु मुझे खेद है, संभवतः ये मित्रता केवल एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य ही नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। अरे विलोम, मैं फिर कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाएं, अन्यथा वास्तव में यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अम्बिका, चलता। वैसे मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। जितना हो सके घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, अगर आवश्यकता हो तो तुम्हारे हमें मधु की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे विलोम, आप चले जाएं यहाँ से। ऐसा? अच्छा अम्बिका, चलता। पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। मल्लिका, अभी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने उनके संबंध में कुछ मत कहूँगा, कुछ मत कहो। मल्लिका, मल्लिका, देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति कर रखी है। वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई और शरण नहीं। सोचा जो भी हो मेरे लिए तो तुम हुई मल्लिका। बस ये आषाढ़ की वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। हाँ, पहले जब दोनों पैरों पर चल लेता था
तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, लेकिन आज देखो, जब पैर आगे रखता हूँ तो वैसाखी पीछे को फिसल जाती है, और जब वैसाखी आगे रखता हूँ पैर पीछे को फिसल जाता है। मल्लिका, मैं जानता कि राजप्रसाद में रहकर मैं अपने पाँव तोड़ बैठूंगा, मैं कभी ग्राम छोड़कर वापस नहीं जाता। आप आसीन लीजिए। हाँ, मल्लिका, मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप जब आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। और सच कहूँ मल्लिका, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि प्रतिहारी मेरे आगे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टकर स्थिति जानती हो क्या थी? कि मुझे कभी पता ही नहीं चलता था कि प्रतिहारी मेरे कब पीछे चले गए और मैं कब आगे चला गया। और मैं जब चाहता था कि वो झुककर मेरी वंदना करे, वो मेरी वंदना करते थे। तो मैं राजप्रसाद में ऐसा अपने आप को बहुत ही आस्थगित महसूस करता था। लेकिन मल्लिका, यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि ना तो मेरी कोई झुककर वंदना करता है और ना ही मुझे भ्रम होता है कि प्रतिहारी मेरे आगे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। बस एक वर्षा मुझसे नहीं सही जाता। वस्त्र सुखाने के लिए आप चला नहीं, रहने दो। तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के न रहने से घर में कोई व्यवस्था ही नहीं रही। क्या ये ठीक है कि प्रेमू मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने वापस लौटा दी? मैंने उनकी आवश्यकता नहीं समझी। और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उन्होंने हस्तपतियों से कहा था? मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग जला दो। नहीं, वर्षा कम हो रही है। हल्की हल्की बूंदें हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाओ तो वस्त्र वहीं सुखाओ। तुमने कश्मीर का समाचार सुना है? मैं हर समय घर में रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? किंतु समाचार क्या है? समाचार ये है मल्लिका कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया और वहाँ विद्रोही शक्तियाँ भी सिर उठा रही हैं और वहाँ सम्राट का निधन हो गया। वहीं से आए एक आज सैनिक का कहना है कि कालिदास उज्जैनी चले गए। उसने कश्मीर छोड़ दिया है हाँ, और अब वो पुनः उज्जैनी चले गए। मुझे कभी विश्वास नहीं होता मल्लिका की एक राजनीतिक जीवन और दूसरे ये कालिदास। मैं आज तक कभी इन दोनों में से किसी की भी दूरी पहचान नहीं पाया। मल्लिका, जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और जब मैं उस सत्य तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से भी विपरीत हो जाता है। अतः जो कुछ मैं समझ पाता हूँ वो सदैव झूठ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसने संन्यास ले लिया है और वो काशी चला गया है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा था मल्लिका कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सत्य सदा उसके विपरीत होगा। अगर वो काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी मैं ही झूठा हूँ। अब ये तो ठीक है।
काशी नहीं गए, मैं संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तो तुमसे जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। तभी तुमने वो शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए? मैंने क्या क्या देखा है, से क्या हुई हूं। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो, ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। माँ के स्थान पर अब मैं इसकी देखभाल करती हूँ। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद होता है, और अब बहुत सा समय वारांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है। परंतु तुमने तो वारांगना का वो रूप भी देखा। मैं आज भी वही मल्लिका हूं। मैं आज भी हर वर्ष शिखरों पर जाकर मेघदूत को देखती हूँ और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करती हूँ। मैं आज भी कुमार संभव और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने लिखा था एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, किंतु दारिद्र्य नहीं छिप, 100 गुणों में भी नहीं छिप, नहीं छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। और आज सुन रही हूं तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो। मुझे मेरी सत्ता से इस तरह वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन, उसी तरह मेघ गरज रहे, वैसी ही वर्षा हो रही, वही मैं हूं, उसी घर में मैं हूं, किंतु संभवतः पहचानती नहीं हो, और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही। दूसरा व्यक्ति, और सच कहूँ तो वो व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। इस तरह जड़ से क्यों खड़ी? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस नहीं, ये स्वप्न नहीं है, ये यथार्थ है कि मैं यहाँ दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार, बस एक बार यहाँ के यथार्थ को देख सकूं। बहुत भीग गई। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा सूखना नहीं चाहिए। चलते चलते बहुत थक गया, कई दिन जोर आता है, न तो इस वर्षा ने जैसे सारी थकान खत्म कर दी।
बहुत थक गया था, अब भी थका, परंतु इस वर्षा से सारी थकान सचमुच में अच्छा नहीं। और तुम्हें कहाँ पहचानी जाती? ये घर भी तो कितना बदल गया, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान, पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है मालिक, सभी कुछ। मैंने नहीं बदला। मैं जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये घर भी मुझे कभी अपरिचित लग सकता है। तुम्हें तो अरे बात तुमसे आज ही पता चला, तुमने कश्मीर छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उन सब से मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने संन्यास नहीं लिया है। मैं केवल मात्र गुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ, जिसे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। जाने के तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा वो आज भी मेरी स्मृति में अंकित है। मैं हमेशा अपने आप को समझाता रहा हूं कि मैं कभी भी यहाँ लौट कर आऊं तो सब कुछ वैसा का वैसा ही हो। द्वार बंद रहने दो, जो बात कर रहे हो करते जाओ। तुम देख तो लो कौन आया है। कोई भी हो सकता है, वर्षा का दिन है, तुम बात करते जाओ, वो चला जाएगा। हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार बंद। कौन था ये? कहा है ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा का दिन है, जिस किसी को भी आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मुझे इसका स्वर विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह ये भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। तुम थके हुए हो और अस्वस्थ हो, आप बैठकर बात करो। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है और हर बार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम्हारी मां अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि सत्ता और प्रभुता का मुंह छूट जाएगा और प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर कैसा अनुभव करेगा। मन में कहीं ये आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा, मेरी जीवन की दिशा बदल देगा। और ये आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जिसमें संभवतः उन सब से कहीं प्रतिशोध लेने की भावना भी थी, जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता।
बार बार अपने आप को समझाया है कि कमी उस वातावरण में नहीं तुम में है कालिदास, तुम में है। अगर मैं अपने आप को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा ना हो सका। न मैं बदल सका और न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखी उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई। परंतु मैं चाहता था कि तुम ये सब पढ़ पाओ, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि सूत्र कभी नहीं नहीं टूटा। तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपियां कैसे पहुंच गई? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं, मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु ये यहाँ कैसे उतरी? क्या प्रतिभा मैंने जैनिक टूर से आने वाले व्यवसायियों से कहा। और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं? वर्ष तो वर्ष में एक प्रतिलिपि, पर उनके लिए धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय लगता है। जो अभाव मुझे वर्षों से सालते रहे, वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए, ताकि वर्षा में भीग कर लिखता वो सब कुछ जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, जो आषाढ़ की मेघों की तरह मेरे अंदर ही अंदर घुमड़ रहा है, परंतु बरस नहीं पाता। ये कौन सी रचना? ये तो केवल पूरे पृष्ठ। एक गोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाया। सोचा था जब तुम राजधानी से आओगे तो भेंट होगी, परंतु मुझे कहते संकोच होता है। ये मैंने आपको टूटने तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे ताकि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर पानी की बूंदें पड़े, निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं। तुमने अपने आप बहुत कुछ लिखा है मन, और आंखों से ही नहीं। स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कड़ों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की पत्तियों ने इस पर अपना रंग छोड़े। स्थान पर तुम्हारे नखों ने इन्हें नोचा है। स्थान स्थान पर तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। अब ये पृष्ठ कोरे कहाँ है? इस पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गो महाकाव्य की रचना। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? जीवन अभी शेष है। हम फिर आज से आरंभ कर सकते हैं। मल्लिका, किसके रोने का शब्द है ये? मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान है?
भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाए। कितनी बार कहा है भैया विलोम, इतने ऊंचे मत चढ़ा कर, लेकिन भैया विलोम क्यों मानने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, अब लौट कर जाते तो जाने क्या होता। आज का दिन ही कुछ ऐसा। न जाने आंखों को आज क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती। अब ये इतनी परिचित आकृति है लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। आकृति जानी हुई लगती है पर व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। तो तुम हो, तुम? गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुमसे मिलने की लालसा मेरे मन में थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझी से घृणा है? परंतु इससे तुम्हारा और मेरा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में कोई अंतर नहीं होने दिया। कि मैं तो समझता हूं कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुमने स्तंभित से क्यों खड़ी हो? अब तो विलोम इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वो अधिकार से आता है। अब तो वो कालिदास का आतिथ्य और स्वागत कर सकता है। नहीं कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तुम्हारे जाने के दिन भी यहीं भेंट हुई थी और आज भी यहीं हुई है। परंतु सच मानो, ये कोई आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यहीं होती। मल्लिका, तुमने अभी तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों में एक बार अतिथि घर में आए और उसका स्वागत ना हो। जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरेक शावकों से कितना मोह है। कालिदास एक हरण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है कि तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि कालिदास ही देखकर बता दे कि अष्टावक्र की बात कहां तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? चलो देखोगे? यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाओ? कहां से? इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है।
प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कह रहा हूं इस समय यहां से चले जाओ विलोम। जबकि तुम यहां लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। जैसे तुमसे आगे जीवन की गति ही नहीं, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की दहलीज पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिए, निर्माण किया। तुम्हें उसके निर्माण से प्रदर्शना होती है, क्योंकि तुम अपने आप को वहां नहीं देख पा रहे जहां देखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं इस समय इस घर से चला जाऊं, मैं चला जाता, परंतु इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते, इसलिए कि आज तुम इस घर में अतिथि, और एक अतिथि की इच्छा का मान तो होना ही चाहिए। देखना मलिका, कालिदास के आतिथ्य में कुछ कमी न रह जाए। जो अतिथि वर्षों में एक बार यहाँ आया है, वो जाने कभी आगे आएगा या नहीं। चलो भैया विलोम, क्या सोच रही हो? सोच रहा हूं कि वो आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी में मेघ भर आए थे और मैंने एक आहत हरिण शावक को देखा, उसे उठाकर तुम्हारे पास ले आया था और तुमने अपने ही हाथों से उसका उपचार किया। तुम कह रहे थे फिर अब से आरंभ करना चाहती हो। हाँ, मैंने कहा मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। ये संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वो वो प्रतीक्षा नहीं करता।
कालिदास, ये था नाटक आषाढ़ का एक दिन। आपकी तालियां बता रही है कि आपको नाटक बहुत पसंद आया होगा। अब आपका पात्रों से परिचय कराना चाहूँगा। अंबिका वैष्णवी तोमर, मलिका निशा भंडारी, कालिदास अनवर अली, संतुल अनिमेश मिश्रा, मातुल मुरारी मदेसिया, विक्षेप प्रदीप शर्मा, विलोम दीपक आनंद, व्यांगु मंजरी सृष्टि सिंह, अनुस्वार शक्ति सिंह, अनुनासिक सुरजीत कुमार। अब बैकस्टेज टीम, प्रॉपर्टी इर्तिजा हसनैन और आशीष रंजन, कॉस्ट्यूम आशीष रंजन सुरजीत कुमार, सेट डिजाइन हमारे डायरेक्टर साहब ने किया था, राजेश तिवारी सर। सेट चेंज में इर्तिजा हसनैन, आशीष रंजन और शक्ति सिंह। म्यूजिक भुवन शर्मा, लाइट दीपक महतो, मेकअप आदर्श रावत, और इस नाटक के डायरेक्टर हमारे निर्देशक राजेश तिवारी सर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, आप लोगों ने नाटक को सराहा। 14 और 15 मई को हम फिर एक बार आपके बीच में आ रहे हैं 4 नए प्ले लेके। इट इज़ वेटिंग फॉर गोदो, दया शंकर की डायरी, वन मैन शो, एंड ज़रूरत है श्रीमती की, एंड चीफ मिनिस्टर। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सब लोगों से कि आप लोग वो भी नाटक देखने आएँ और हमारा उत्साह बढ़ाएं।